मेरे साथ डॉक्टर माइक गौज आ गए। डॉक्टर माइक, आपका स्वागत है इसमें। डॉक्टर माइक, यू आर फ्री टू टॉक इन हिंदी और इंग्लिश, वॉट एवर लैंग्वेज यू प्रेफर। मेरे दर्शक लेकिन ज्यादा हिंदी वाले हैं, तो अगर थोड़ा हिंदी भी थोड़ा उसमें उसका मिश्रण रहेगा हिंदी उर्दू का, तो थोड़ा आसानी रहेगी, लेकिन आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। डॉक्टर माइक अमेरिका में हैं, ही इज अ सोशल साइंटिस्ट। रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं कि भाई जिसका जो धर्म है उसकी अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, जो हमारा भारत का संविधान भी जिसकी बात करता है। फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ सेंटर फॉर प्लूरलिज्म और डायरेक्टर एट दी वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस। माइक गौस साहब, एक चीज आपसे ये पूछना है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए हैं और देश में खास करके सरकार और उनकी पार्टी की तरफ से बहुत हल्ला है कि ये एक नया रक्षा सौदा होगा और नई तरह की व्यापारिक हम लोग समझौते करने जा रहे हैं। और इसके बाद ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन के अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बन के उभरेगा। आप लोग वहां बैठे हैं, आप लोग कैसे इस इनकी हमारे प्रधानमंत्री जी की विजिट को ले रहे हैं? काफी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जिस दिन मोदी जी व्हाइट हाउस में होंगे, बाहर काफी प्रोटेस्ट होंगे। काफी लोग इसमें सिर्फ इंडियंस ही नहीं, नॉन इंडियंस भी काफी शामिल हैं। वो नहीं चाहते कि जिस तरह मोदी डिक्टेटरशिप आ रही है, दैट इज नॉट वर्क। आपने दोस्ती की बात कही इंडिया और यूएस में, हम सब चाहते हैं, सारे देशी इंडियंस चाहते हैं कि दोस्ती स्ट्रांग हो, मगर उसकी बुनियाद जो यूएस फॉरेन पॉलिसी ने की है गलत बुनियाद है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी ए रिलायबल एलाई। एलाई बिल्कुल नहीं हो सकता। ये हर देश की स्ट्रेंथ दो चीज़ों से होती है। एक इकोनॉमी अच्छी चल रही होगी। दूसरा लेग पाउंड जो है, दैट इज सोशल इंटीग्रेशन, सोशल कोहेशन। ये दोनों ठीक हैं तो यू स्टैंड फर्मली ऑन द ग्राउंड। अगर ये टांग इकोनॉमी नहीं चल रही तो सोसाइटी ठीक से नहीं चलेगी। अगर सोसाइटी में कोहेशन नहीं है, सब लोग आर अफ्रेड, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, दलित्स आर ऑल अफ्रेड। इस फियर में यू आर नॉट कोहेसिव इंडिया। एक साथ मिलकर नहीं है अब, सबका साथ नहीं है इसमें। जिस तरह मोदी जी कहते हैं, जब सबका साथ नहीं है तो रिलायबिलिटी नहीं होगी। यूएस विल फेल इन रिलेशनशिप। यूएस को कहना चाहिए अपने बाइडन साहब से, हमने काफ़ी लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है, बस आप इतना कहें मोदी जी से कि हम चाहते हैं कि इंडिया और यूएस में स्ट्रांग रिलेशनशिप हो, एलाई हो, इकोनॉमी बढ़े, मगर एक शर्त पे कि तुम रिलीजियस फ्रीडम पे केयर करो और ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करो। ये दो करेंगे तो तुम्हारा देश स्ट्रांग होगा, उसके बिना तुम्हारा देश स्ट्रांग नहीं होगा। अगर ये कमबख्त बाइडेन आकर कह देना तो मोदी शायद सुन लेंगे बात उनकी। मोदी को सिर्फ इतना कहना है अपने देशवासियों से कि देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ सबका भी, मैं नहीं चाहता कि कोई एक दूसरे को डराए धमकाए। अगर वो करेगा तो हम उसकी सजा देंगे। बस इतना कहना है मोदी को। अगर वो कह देंगे ना तो देश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हम सब चाहते हैं कि इंडिया इज द स्ट्रांगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी, मैं एक तो डॉक्टर साहब आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी हिंदी मुझसे बेहतर है, आप बहुत दुरुस्त बोल रहे हैं। और मैं एक चीज और बताऊं डॉक्टर साहब, मैं एक हिंदुस्तान में एक बात थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा हूं। मैं लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ को बिलोंग करता हूं। हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हिंदी कहाँ खत्म होती है और उर्दू कहाँ शुरू होती है। ये एक मान लिया गया है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हिंदी हिंदुओं की भाषा है। लेकिन मेरे जैसे हिंदू जो जिनकी पढ़ाई लिखाई परवरिश लखनऊ में हुई है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है डिस्टिंक्शन करना कि कहां पे हिंदी खत्म हो रही है, कहां पे उर्दू शुरू हो रही है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न और है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हम लोगों के मन में एक है, राहुल गांधी अभी 15 दिन पहले अमेरिका गए थे, मैं उनसे मिला था। अच्छा, और इंडियन डायस्पोरा जो है वो जैसा यहाँ पे रिपोर्ट हुआ, भाई वो ना एमपी हैं, इस समय तो किसी पद पे भी नहीं है, लेकिन शायद उसको इंडियन डायस्पोरा ने बहुत हाथों हाथ लिया था, बिकॉज वो बहुत खुल के सारी बातों को बोले थे। जो दिक्कतें हैं उसको भी उन्होंने कहा था, जो हमारी समस्या।
लेकिन कहीं ना कहीं जब मोदी जी जा रहे हैं तो ये कंपैरिजन तो हो ही जाएगा। तो क्या मोदी जी का कनेक्ट राहुल गांधी से ज्यादा रहेगा इंडियन डायस्पोरा में इस बार, जैसा, या वो कंपैरिजन यहाँ इंडिया में भी हम लोग को लग रहा है कि कंपैरिजन तो होगा? आप लोगों के बीच भी इस तरह की चर्चा है? जी बिल्कुल बिल्कुल है। सारे इंडियंस हम जितने भी हैं सब चाह रहे थे कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो किसी को सुकून नहीं मिलता, किसी को शांति नहीं रहती। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है हमेशा परेशान रहते हैं लोग। उसमें इस अंधेरे में एक लोगों ने एक लाइट को देखा, एक रोशनी को देखा राहुल गांधी में। पॉलिटिशियंस के लिहाज से नहीं देखा, अमेरिकन जो देसी हैं उन्होंने एक रोशनी की नज़र से देखा कि ये बंदा है जो भारत को जोड़ेगा, ये सही बंदा सही काम कर रहा है। तो वैसे मोदी जी के सपोर्ट 44% है बस, जबकि दूसरे 66% जो है उनको जोड़ना है। एंड राहुल गांधी जी उनको जगह दिया है कि तुम जोड़ के रहो, भारत अच्छा रहेगा, भारत स्ट्रांग रहेगा। तो चर्चा काफ़ी है इसके बारे में और काफ़ी लोगों ने उनके सपोर्ट में आए थे हर जगह। हाँ बिल्कुल, हमेशा दैट इज फार्मूला है दुनिया का, 36 या 40% हमेशा मोदी जी के सपोर्ट में रहेंगे। दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बट व्हाट वी नीड इज़ उनको भी अपने साथ लाना है कि देखो हम सब एक साथ रहेंगे, जुड़ के रहेंगे तो भारत बहुत स्ट्रांग रहेगा। जी जी, मेरे एक दर्शक हैं, उनका एक प्रश्न है, ये कितना सही या गलत मुझे नहीं मालूम। वो कह रहे हैं अमेरिका के 75 डेमोक्रेट सांसदों द्वारा बाइडेन को लेटर लिखकर कहा गया है कि इंडिया का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस पे प्राइम मिनिस्टर से वो प्रश्न करें। क्या इस तरह की बात वहां के कुछ डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने कही है क्या? कही तो है, मगर जब नंबर्स का नहीं। हाँ उनके सामने आमने सामने आ जाएंगे तो वो पूछेंगे नहीं, बाइडन भी नहीं पूछेगा, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो भी चुन चुन के लेंगे लोगों को, सही पूछने वालों को, जैसे फरीद ज़कारिया है, काफ़ी जैसे करण थापर है। इन लोगों को मोदी जी कभी इंटरव्यू नहीं देंगे क्योंकि वो डरते हैं कि पकड़े जाएंगे, वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तो इंटरव्यू कभी नहीं होगा। तो क्या फ़ायदा? ये बाइडन कमबख्त डेमोक्रेसी की बोलता है मुंह से, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, मगर दूसरी तरफ कुछ और करता है। दिस इज़ रॉन्ग। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे प्रेस पास मिल जाए व्हाइट हाउस की, मिल गए तो मैं यही पूछता हूँ तुम दो मुंह क्यों है तुम्हारे? एक मुंह से ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, एक मुंह से सपोर्ट करते हो डिक्टेटर्स को हर जगह, क्यों करते हो? या तो कह दो कि हम डेमोक्रेसी सपोर्ट करते हैं मगर ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते ही नहीं, तब तुम खुल के काम करो, हम मान लेंगे तुम्हें। जी जी, गौर साहब एक, अच्छा धनंजय जी और ब्रजेश, अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो तो आप लोग सीधे गौर साहब से पूछ सकते हैं। मैं एक दो चीजें इसलिए पूछ ले रहा हूं जो मेरे मन में है। जैसे आपने बहुत फ्रीली अपने प्रेसिडेंट को कमबख्त बोला। कमबख्त हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो, और खास करके जो उत्तर भारत में रहते हैं, उन लोग कमबख्त का मतलब ठीक से समझते हैं और कमबख्त का मेरे ख्याल में कोई लिटरल ट्रांसलेशन संभव नहीं है। अंग्रेजी के पास कोई कमबख्त का कोई कमबख्त ही होता है, उसका देयर इज नो ट्रांसलेशन। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आज की तारीख में हमारे प्रेस में ऐसा हम लोगों को लगता है कि उतनी फ्रीडम नहीं रह गई है कि आप अपने जो भी इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे लोग बैठे हैं उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके यहाँ ये फ्रीडम अभी भी है कि पहले के मुकाबले अब कम हुई है? अमेरिका में ज्यादा है, लोग खुल के बोलते हैं, किसी को किसी का डर नहीं। और प्रेसिडेंट के सामने भी अगर आप उसको कमबख्त बोल दूं, मैं डम एस बोलूं, स्टूपिड बोलूं, तो दे विल एक्सेप्ट इट। मैं बोला आपकी ओपिनियन है वो, ही विल नॉट टेक इट टू हिज हार्ट, बट सोचेगा कि क्यों बोल रहे हैं, सोचना चाहिए उसको क्यों बोल रहे हैं लोग। बट वी हैव द टोटल फ्रीडम। मुझे दुख होता है जब प्रेस फ्रीडम नहीं है इंडिया में। अगर किसी ने कुछ बात कह दी, जैसे पांडे साहब ने कुछ, वो खुदा का शुक्र है कि ही इज सेफ, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उनको भी CBS उनको पीछे छोड़ देंगे। US में ऐसी बात नहीं है, इट्स वी हैव टोटल फ्रीडम। जी, मुझे एक मेरे दर्शक हैं, उन्होंने कमबख्त का ट्रांसलेशन उनका रास्कल इज द नियरेस्ट थिंग व्हिच ही सेज, लेट अस कमबख्त, लेकिन हम रास्कल कहने से लोग गुस्सा हो जाते हैं हिंदुस्तान में, शायद अंग्रेजी में गाली बुरी मानी जाती है।
कमबख्त कहने से बहुत से लोग गुस्सा नहीं होते हैं। प्रोफेसर संदीप पांडे मेरे साथ, जी जी कुछ कह रहे थे आप? उसके माने बेवकूफ भी होते हैं, कमबख्त के माने। आनंद भाई साहब अगर इजाजत दें तो मैं नहीं, आप बिल्कुल। माइक सर से एक सवाल करना चाहता हूँ। बड़ा कॉमन सा सवाल है भारतीयों की नज़र से। बाकी बड़ा अच्छा लगा कि वो जो है कमबख्त कर सकते हैं राष्ट्रपति को और वो कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ तो कमबख्त क्या सामान्य बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कौन हमको उठा के ले जाएगा नहीं पता, जैसा आपने भी कहा। तो अभी भारत और अमेरिका में कितनी दूरी है इससे भी समझा जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो राजकीय यात्रा है, जिसको हमारा जो है, जिसको मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको बहुत हाई फाई के तौर पे एकदम प्रचारित कर रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि भारत को इस राजकीय यात्रा से क्या हासिल होने वाला है? कुछ आइडिया अगर दे सके तो बढ़िया लगे। बिजनेस, अगर मोदी जी जो ट्रैवल कर रहे हैं इससे बिजनेस होगा, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस को जोड़ना है, जॉब्स क्रिएट होंगे इंडिया में। हम सब चाहते हैं कि लोग 45% अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में इस वक्त, अगर वो कम हो जाए तो अच्छी बात है। जब लोग बिजी होंगे, जॉब्स पे होंगे, तो गलियों में, सड़कों में ये लिंचिंग, वो बर्निंग, जो चर्चेस के ये सब खत्म हो जाएंगे अगर सबके पास जॉब्स हैं। तो जो मोदी साहब कर रहे हैं अच्छी बात है, बिजनेस को लाओ, और मगर बस सोशल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करो ताकि लॉन्ग रन में हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सस्टेनेबल है। इस वक्त सस्टेनेबल डेमोक्रेसी नहीं है हमारी। जी, तो ये एक लाइन, एक और सवाल बनता है उससे कि जब सस्टेनेबल डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर जो है व्यापार लाने की बात जो आप कर रहे हैं, या मोदी जी सोच रहे हैं, या मीडिया कह रहा है, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट लाएंगे? और 9 साल में हमने देखा है कि अमेरिका से कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है जो जॉब क्रिएट करे और सारी चीजें हो। हाँ, हथियार भले वहां से खरीद करके ले आएंगे, लेकिन कोई रोजगार बनेगा, कोई इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, कोई बिजनेस यहाँ अमेरिका इन्वेस्ट करेगा, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ रहा। हो रहा है ना, काफी जो जितने भी बच्चे इंडिया के इंजीनियर्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, या वहीं से इंडिया से सॉफ्टवेयर का काम बहुत कर रहे हैं। बहुत यहाँ के लिए बहुत काम हो रहा है, यहीं के लिए नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे मुल्कों में इंडियंस। कोई सिटी ऐसा नहीं है यूएस में जिसमें कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई इंडियन नहीं बैठा हो। या तो यहाँ बैठे हुए या इंडिया से काम कर रहे हैं। उनके सॉफ्टवेयर, उनके सारे ऑर्गेनाइजेशंस सॉफ्टवेयर से ही चल रहे हैं आजकल। हर चीज सॉफ्टवेयर से चलती है यूएस में। कोई अब कारें देखें वो भी सॉफ्टवेयर से चल रही हैं। लेकिन सवाल उठता है इससे मोदी जी का क्या योगदान है? ये तो टेक्नोलॉजी है, या हमारे देश के जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनकी योग्यता है? इसमें मोदी जी का योगदान कहाँ है? मोदी का योगदान ये है कि वो झूठ ही से ही मोदी बोल रहे हैं कि हमारा देश इतनी ऊंचाई पे चला गया, इतने इन्वेंशंस हो रहे हैं, इतना बिजनेस हो रहा है। झूठ है बात, और वी नो द फैक्ट्स। मगर वो झूठ की बुनियाद पर काफी दूसरे लोग बिलीव कर रहे हैं। जिस तरह हिटलर साहब ने कहूँगा, हिटलर ने झूठ बोल बोल के लोगों को कन्विंस किया था, ये भी कन्विंस कर रहे हैं। एक दिन सच तो सामने आ जाएगा, झूठ हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जी आनंद भाई साहब, आप मेरा एक सवाल है। भारतीय मीडिया में जिस तरह खबरें आ रही हैं, राजकीय यात्रा का मतलब है कि मोदी जी की यात्रा का सारा खर्चा अमेरिका उठाएगा। इस पर बड़ा गौरवान्वित हो रही है। दूसरी खबर आ रही है, इस यात्रा से चीन और पाकिस्तान बेहद बेचैन हो गए हैं। तीसरी जो खबर आ रही है, वहां जाएंगे तो हथियार खरीदेंगे। इन तीनों बातों में मुझे नहीं लगता भारत का कोई हित सध रहा है। ये तीनों बातें एकदम फेक हैं, जिनका वास्तव में भारत के विकास से या भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने से या इतने बड़े राजनयिक मिलन में कुछ हासिल होने जैसी बात है। इसके अलावा ऐसा क्या हो सकता है जिससे लगे कि भारत की प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत को आर्थिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी? क्योंकि हमारे पास सस्ती लेबर है। जैसे आज बिहार से और दूसरे प्रांतों से पश्चिम के प्रांतों में जाकर लोग काम करते हैं, उसी तरीके से आज आईटी के बंदे भारत के जो है वो अमेरिका के लिए, यूरोपियन कंट्री के लिए काम करते हैं। जी बिल्कुल, सस्ती लेबर है, इसलिए मुझे मौका दे रहा है अमेरिका। इसलिए नहीं दे रहा है कि हमारी योग्यता है और हम पर बड़ा मेहरबान है। जो एक अमेरिकन को पेमेंट करना पड़ता है, उतने में 5 भारतीय जो है मिल जाते हैं उनको आईटी सेक्टर में काम करने के लिए। तो उसमें मुझे विकास की कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं दिखती है। ऐसा क्या मॉडल देने की संभावना है कि जिससे भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके?
आईटी में तो जिस दिन उनकी आमदनी आती है उस दिन आईटी में आधे लोग बाहर कर दिए जाते हैं, लोग घरों में बैठे होते हैं, उनको 6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, अगला जॉब नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसा कोई मॉडल जिससे भारत में वो अस्थायी रूप में कोई निवेश करे, भारत में रोजगार पैदा हो, विकास हो, यहाँ से निर्यात हो, प्रोडक्शन हो, ऐसी कोई संभावना, ऐसी कोई समझौता होने की उम्मीद है इस बार? या हथियार खरीदेंगे, अपने लिए कुछ तारीफ बटोरेंगे और भारत में आकर उसको ढिढोरा पीटेंगे मोदी जी? अगर यही होना है तो मुझे लगता है ऐसी तो हजारों यात्राएं कर ले, इससे भारत का तो कोई भला होना नहीं है। आपको क्या लग रहा है इस बार? ब्रिजेश भाई, आपने बड़ी सही बात की। बस बटोरा करना, अपने नाम को बढ़ाना है और 24 इलेक्शन में आना है उनको, और उनको दिखा के एक झूठी तस्वीर दिखा के हम खरीद रहे हैं। क्या भारतीयों का क्या फायदा होगा हथियार खरीदने से? किसी को डराने धमकाने से वो भी खरीदेंगे, पाकिस्तान भी खरीदेगा, चाइना भी डेवलप करेगा। फायदा क्या है? इसकी बजाय वो स्पेंड द सेम टाइम समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बच्चों को एजुकेशन चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए गाँव में, बहुत कुछ करना है इंडिया में। मगर ये संभावना की बात की आपने, तो आप देखें इलान मस्क कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे उसकी टेस्ला वहाँ पे बने, तो काफ़ी जॉब्स क्रिएट होंगे वहाँ पे, क्योंकि आपने बताया लेबर तो चीप है। उस वजह से अगर इलान मस्क आया तो दूसरे भी आ जाएंगे। जो फोर्ड मोटर कंपनी थी, जीएम थी, वो निकल गए थे, फिर वापस आ जाएंगे। इनको लाने से जॉब्स क्रिएट होंगे। ये 45% जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अचानक हुआ है। पहले तो अच्छा था, मेरे ख्याल से बहुत कम था, अचानक 45 पे गया जब ये कंपनीज निकल गए थे। अब वापस आ जाएंगे, अगर मोदी जी करेंगे तो अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है। जी गौरव साहब, एक चीज जरा आपसे और पूछ लेनी थी। ऐसा कुछ लोगों का, एक विशेष वर्ग का मानना है कि जब हमारे मोदी जी अमेरिका गए और उन्होंने ट्रंप जी का मतलब पॉलिटिकल प्रचार किया उनके चुनाव के लिए कि अब की बार ट्रंप सरकार किया, तो उसका एक फॉलोआउट ये हुआ कि जब बाइडेन साहब आए तो उन्होंने इंडिया में एक लंबे समय तक कोई एम्बेसडर नहीं था। हमारे यहाँ चार्ज अफेयर के से ही काम चलाया गया, जो एक खाना पूर्ति, स्टॉप गैप अरेंजमेंट। और जबकि हमारे जो अगल बगल के जितने देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, एवरीवन हैज अ फुल फ्लेजेड अमेरिकन एम्बेसडर। हिंदुस्तान में बहुत समय तक बाइडेन साहब ने एम्बेसडर को, देयर वाज नो यूएस एम्बेसडर। इसको क्या उस चीज से भी जोड़ के देखा जाता है, या ये कोई एक टेक्निकल समस्या थी जिस वजह से यहाँ नहीं अमेरिकन एम्बेसडर नहीं आया था? बहुत सारा काफी लोग compete कर रहे थे अपोजिशन के लिए, अपने इंडियन से कुछ compete कर रहे थे जो इंडियन अमेरिकन से। उसके लिए उन्होंने, एक टेक्निकल इशू था, रियली इट इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू। उन्होंने काफी, भारत के लिए नहीं, काफी लोगों, काफी मुल्कों के एम्बेसडर उन्होंने नहीं चुने थे। इट वॉज जस्ट नॉट इंडिया। काफी एम्बेसडर नहीं हुए थे। ये आपका सवाल था पांडे साहब के लिए कि अगर मोदी जी इंडिया यूएस आएंगे तो क्या ट्रंप से मिलेंगे? मेरे ख्याल से दोनों मिलेंगे नहीं, दोनों यूजर्स हैं। जब उनको यूजफुल नहीं है तो ड्रॉप कर देंगे, वो नहीं मिलेंगे वो ट्रंप साहब से। जी जी जी। गौरव साहब, एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि हम सब लोग जब बड़े हुए तो एक चाचा नेहरू था, और अभी हमारे यहाँ पिछले 8-9 साल से बताया जा रहा है कि चाचा नेहरू नहीं, वो सबसे गंदे वाले नेहरू चाचा थे। वो कुछ काम नहीं किए, उन्होंने सब देश को बर्बाद किया। अमेरिका में जैसा अभी दोनों पक्ष हैं, अभी ये बताया जा रहा है कि जब नेहरू जी गए थे तो रूजवेल्ट ने पहली बार उनको अपने पर्सनल फार्म हाउस में रुकवाया था और उनके साथ तो वो किए थे। कैनेडी उनको एयरपोर्ट लेने आए थे, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग जो इंडियन डायस्पोरा है, आर यू प्राउड ऑफ नेहरू? आपको लगता है कि नेहरू? जी, वेरी प्राउड। जो मोदी साहब इलेक्शन हुए, वो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की थी नेहरू साहब ने। नेहरू साहब के सिस्टम्स, सोशल सिस्टम्स, उन्होंने इंडिया कितनी पॉवर्टी में था 1947 में, उन्होंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आज जितने भी आईटी के लोग हैं इंडिया में, वो नेहरू जी का एस्टैब्लिशमेंट थी, उनकी दूरअंदेशी थी, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम्स उन्होंने एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया था। तो इसीलिए इंडिया से इतने सामने है। मोदी जी ने तो सामने कुछ और सामने लेके गए, बट ही डिडंट ऐड, कोई चीज़ ऐड नहीं की। नेहरू के दौर में कितने इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुए, कितने गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हुए। अब मोदी जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया।